बेस 44 बनाम रिप्लिट, इन दोनों टूल्स में से सबसे अच्छा कौन सा है? आज हम इन दोनों को आमने सामने रखेंगे और देखेंगे कि कुछ आसान प्रॉम्प्ट्स के जरिए कौन सा टूल पूरी तरह से वेब या मोबाइल ऐप बनाने में बेहतर है। और जहां ये दोनों टूल्स वाकई शानदार हैं, वहीं सच कहें तो आप कौन सा चुनते हैं ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप क्या बनाना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में ये दोनों पूरी तरह से अलग अलग ऐप्स हैं, जैसा कि अन्य वाइब कोडिंग टूल्स की तुलना में देखा जाता है। इन दोनों की तुलना करते समय सबसे बड़ा अंतर यह है कि रिप्लिट एक अलग तरह का टूल था, ये एक ऑनलाइन आईडीई था, और अब ये एक एआई वाइब कोडिंग टूल बनने की कोशिश कर रहा है, जबकि बेस 44 शुरू से ही तैयार मिलता है। तो इस मामले में कौन जीतता है? क्या शुरुआत से ही एक सीधी दिशा में वाइब कोडिंग टूल बनना बेहतर है, या फिर कई सालों के अलग अलग डेवलपमेंट माहौल का अनुभव लेकर अब वाइब कोडिंग टूल की ओर रुख करना ज्यादा फायदेमंद है? खैर, यही सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोनों प्लेटफॉर्म्स पर एक ही प्रॉम्प्ट देकर देखेंगे कि कौन सा आपके खास प्रोजेक्ट के लिए सबसे बेहतर साबित होता है। तो चलिए सीधे इसमें कूदते हैं। बेस 44 स्क्रीन पर देखें, हमारा प्रॉम्प्ट है, एक पर्सनल फाइनेंस बजटिंग सॉफ्टवेयर बनाएं जो डिलीट, कैंसिल या रीस्टार्ट की गई सभी सब्सक्रिप्शंस को ट्रैक और मैनेज करे, जिसमें आसान डिज़ाइन, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन और ऑटोमेटिक सॉर्टिंग हो। अब हम इस प्रॉम्प्ट को यहाँ लेंगे और बस वह मॉडल चुनेंगे जो हमें पसंद है। हम क्लॉड 4.5 ओपस, जेमिनाई 3 प्रो या क्लॉड 4.5 सोनेट चुन सकते हैं। आइए जेमिनाई 3 प्रो चुनते हैं ताकि मुकाबला बराबरी का रहे। हम यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे और ये अपने आप हमारे लिए इसे बनाना शुरू कर देगा। अब चलिए रिप्लेट पर चलते हैं, इंटरफेस को देखते हैं, तुलना करते हैं और उसे भी बिल्कुल वही प्रॉम्प्ट देते हैं। तो रिप्लिट थोड़ा अलग दिखता है, क्योंकि इसमें आपको तुरंत प्रॉम्प्ट देने और फिर बनाना शुरू करने की ज़रूरत नहीं होती। ये आपको पहले साइन अप करने के लिए कहता है। ये आपको इस स्क्रीन तक पहुंचने से पहले कुछ ऑन बोर्डिंग स्टेप्स से भी गुजरवाता है। इसका मैकेनिज्म बोल्ट या बेस 44 से काफ़ी अलग है, क्योंकि यहाँ हमारे पास अलग अलग टैब्स हैं, जैसे बिल्ड, डिज़ाइन, स्टार्ट डिज़ाइनिंग, बिना बैकएंड के विजुअल प्रोटोटाइप बनाने का सबसे तेज़ तरीका, वेब ऐप, मोबाइल ऐप, डेटा ऐप, 3D गेम आदि बनाने का सबसे तेज़ तरीका। यहाँ बहुत सारी अलग अलग विकल्प हैं और आपके ऐप्स और प्रकाशित ऐप्स बाईं ओर दिखाई देते हैं, और फ्री में आपको 10 ऐप्स मिलते हैं। बिल्कुल सही, ये आपको पहले एक प्लान चुनने के लिए कहता है, उसके बाद ही आपको अपने आप फ्री प्लान पर डालता है, जो कि काफ़ी दिलचस्प है। तो हम यहाँ आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट चैट पर क्लिक करेंगे, वही प्रॉम्प्ट देकर जो हमने बेस 44 को दिया था। और जैसा कि हम देख सकते हैं, इंटरफेस बेस 44 की तुलना में काफ़ी अलग है। यह कहता है, मैं आपकी मदद करूंगा एक पर्सनल फाइनेंस बजटिंग सॉफ्टवेयर बनाने में जो सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट पर केंद्रित होगा। तो हमारे पास अभी दाईं ओर कोई प्रीव्यू नहीं है, हमारे पास सिर्फ एआई चैट है। हमारे पास ये है कि ये एक आधुनिक वेब ऐप है, इसमें निम्नलिखित फीचर्स हैं। जब ऐप तैयार हो जाए तो आपको सूचित किया जाएगा। ये शायद कहेगा कि इसमें लगभग 20 सेकंड का काम है, और ये कहता है, मैंने आपकी रिक्वेस्ट के आधार पर एक फीचर लिस्ट बनाई है, आप आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं? क्या हम पूरी ऐप बनाना चाहते हैं जिसमें 20 से ज़्यादा मिनट लगेंगे, या हम एक सिंपल डिज़ाइन से शुरू करना चाहते हैं जिसमें हम पहले डिज़ाइन प्रोटोटाइप देख सकें, फिर विजुअल्स या फीचर्स पर काम करें? यही सबसे बड़ा अंतर है रिप्लिट और बेस 44 के बीच। बेस 44 शायद हमारा प्रोटोटाइप पहले ही बना चुका है, जबकि रिप्लिट यहाँ पूरी ऐप 20 से ज़्यादा मिनट में बनाएगा। हम आगे बढ़ेंगे और शायद पूरी ऐप ही बनाएंगे, क्योंकि हमारा यही मकसद है, और हम स्टार्ट बिल्डिंग पर क्लिक करेंगे। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास यहाँ क्या है। तो ये रिप्लिट के लिए असली एजेंट टूल है। हम एजेंट के स्वायत्तता के स्तर को नियंत्रित करने का विकल्प चुन सकते हैं। हाई मोड लिस्ट के टास्क बनाता और चलाता है, कोड रिव्यू करता है और उसका दायरा बढ़ाता है। ये खुद नई योजनाएं नहीं बनाता, और ऐप टेस्टिंग भी बंद है। यहाँ हम क्लॉड ओपस 4.5 वाला हाई पावर्ड मॉडल चुन सकते हैं। आप कोई भी एआई मॉडल चुनें, परिणाम लगभग समान होंगे, सिवाय उनके जो बारीकी से कोडिंग अंतर पहचान सकें। लेकिन अगर सिर्फ इंटरफेस की बात करें तो नो कोड यूजर्स के लिए इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ऑटोनोमस चुनेंगे और स्टार्ट बिल्डिंग पर क्लिक करेंगे, और जैसा कि हम देख सकते हैं, यह तुरंत शुरू हो जाएगा, और अब इंटरफेस काफ़ी हद तक वैसा ही दिखता है जैसा हम बोल्ट या बेस 44 पर देखते हैं। हमारे पास है प्रीव्यू जल्द ही उपलब्ध होगा, पब्लिश दबाए, और यहाँ बाईं ओर चैट भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी ऐप को बनाने में 20 मिनट से ज़्यादा लगेंगे। ये अभी बनना शुरू ही हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि इसने हमें सारी सुविधाएं दे दी हैं, लेकिन अगर हम बेस 44 पर जाएं तो शायद वह पहले ही बन चुका होगा। उसने डेटा स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, कंपोनेंट्स, लॉजिक समझने में 14 सेकंड सोचा और फिर कोड के लिए सब कुछ लिख दिया। हम देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ सारे कोड फाइल्स हैं। अगर मैं यहाँ क्लिक करके देखना चाहूँ कि ये कैसे दिखते हैं, तो मैं उसमें क्लिक कर सकता हूँ और हम देख सकते हैं कि कौन सा कोड इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ हमारा कुछ डेटा है, लेआउट तैयार है। ध्यान दें,
कोड एडिट करने के लिए बेस 44 का प्रो प्लान चाहिए, पर बिना कोडिंग अनुभव वालों के लिए यह समस्या नहीं है क्योंकि आप सिर्फ प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ अपने प्रीव्यू पर वापस जाएं तो हम देख सकते हैं कि हमारा पूरा ऐप पहले से ही बना हुआ है। सब फ्लो, डैशबोर्ड, कुल खर्च, सक्रिय सब्स, प्रोजेक्टेड। यहाँ पहले से ही कुछ डेटा डाला गया है और मैं ज़रूरत के अनुसार इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ। नेटफ्लिक्स $10 मासिक मनोरंजन, अगला बिलिंग सब्सक्रिप्शन सेव करें, और ये वास्तव में हमारे असली बैकएंड में उसे सेव कर देगा क्योंकि इसने हमारे लिए पूरा बैकएंड भी बना दिया है। सिर्फ कुछ ही मिनटों में इसने हमारे लिए एक पूरी तरह से मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड सब्सक्रिप्शन मैनेजर बना दिया है। हम यहाँ स्विच टू मोबाइल व्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं कि ये कैसा दिखता है, और अब हम देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है, वह भी सिर्फ एक ही प्रॉम्प्ट में। यहाँ तक कि नीचे की बार ये प्लस आइकन एक सेटिंग्स टैब के साथ भी, ये सब कुछ उसी प्रॉम्प्ट से आया है। तो अगर हम यहाँ डेस्कटॉप वर्जन पर वापस स्विच करें तो हम देख सकते हैं कि इसने बिल्कुल वही बनाया है जो मैंने मांगा था। हम लागत, नाम, तारीख आदि के अनुसार सॉर्ट कर सकते हैं और फिर बस एआई के साथ इसे और आगे प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। इसमें शायद 1 मिनट या 1.5 मिनट लगे होंगे और हमारे लिए पूरी चीज़ पहले ही बन चुकी है। तो फिलहाल ये सिर्फ एक पेजर है, लेकिन यही बिल्कुल वही है जो मैंने अपने एक साधारण प्रॉम्प्ट में मांगा था। अब चलिए वापस रिप्लिट पर नज़र डालते हैं कि वह अपने प्रोजेक्ट पर कैसा कर रहा है, जिसे शायद अब तक 4 या 5 मिनट मिल चुके होंगे। तो इस समय इसने बनाना शुरू कर दिया है और अभी तक सिर्फ पहले 2 कार्ड ही लिखे हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं ये यहाँ काम कर रहा है और प्रीव्यू जल्द ही उपलब्ध होगा, लेकिन सच कहूँ तो इसमें सब कुछ लिखने में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है। अब तक हमारे पास ये फाइलें बनी हैं, थीम, टॉगल, कैटेगरी, आइकन, और हम यहाँ रियल टाइम में देख सकते हैं कि यह किस पर काम कर रहा है। सभी ऐप स्क्रीन और लुक्स बना रहा है, ऐप डेटा को मैनेज करने के तरीके बना रहा है, हिस्सों को जोड़ रहा है और सब कुछ टेस्ट कर रहा है। तो ये जा रहा है और सच में सब कुछ बना रहा है, और जैसा कि हम देख सकते हैं बस इस पर क्लिक करके हम रियल टाइम में देख सकते हैं कि क्या लिखा जा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि रेपलेट को इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है। अनुमान है कि इस काफ़ी साधारण ऐप के लिए इसे पूरा करने में 20 मिनट लगेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ ये बहुत प्रभावशाली है, लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आप खुद प्रोटोटाइप बना रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे रेपलेट आपके लिए सब कुछ खुद ही बना रहा है। और मुझे पता है कि ये थोड़ा भ्रमित करने वाला लग सकता है क्योंकि ये एक वाइब कोडिंग टूल है। एआई प्लेटफॉर्म को तो मेरे लिए कोडिंग करनी चाहिए, है ना? खैर, यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है। सबसे बड़ी बात जो हम देख सकते हैं वह ये है कि हमें ऐसा प्रोटोटाइप नहीं मिल रहा है जिस पर हम आगे काम कर सकें या उसमें बदलाव कर सकें। ये बस आगे बढ़कर पूरे ऐप का पूरा दायरा बना देगा, जैसा कि इसे मेरे इस साधारण प्रॉम्प्ट के आधार पर लगता है। बेस 44 ये सब सिर्फ 1 या 2 मिनट में कर सका, और फिर अगर हमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत हो तो हम उसके ऊपर और प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। लेकिन रिप्लेट आगे बढ़कर ऐप की सभी स्क्रीन और डिज़ाइन बना रहा है, ऐप डेटा को मैनेज करने के तरीके बना रहा है और सब कुछ आपस में जोड़ रहा है। ये कई फिलर बार, कैलेंडर व्यू, हिस्ट्री, टाइमलाइन और खाली स्टेट्स जैसी चीज़ें बना रहा है जो ज़रूरी नहीं कि हमने मांगी हो। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ इसलिए ज़्यादा समय लग रहा है क्योंकि ये ज़्यादा गहराई से काम कर रहा है, बल्कि ये हमारी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा फीचर्स भी बना रहा है जो ज़रूरी नहीं थे। दूसरी ओर बेस 44 की चीज़ें काफ़ी हद तक व्यवस्थित हैं। यहाँ सब कुछ पहले से ही तैयार मिलता है, यहाँ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे यहाँ कुछ बदलना है तो बस मुझे प्रॉम्प्ट देना है, या मैं विजुअल एडिट का इस्तेमाल करके ठीक वही चीज़ चुन सकता हूँ जिसे मैं बदलना चाहता हूँ। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि बेस 44 में लगभग सब कुछ पहले से ही मौजूद है। अगर मैं डैशबोर्ड व्यू में जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि इसे समझने के लिए बहुत टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं अपना ओवरव्यू, यूजर्स, डेटा, एनालिटिक्स, डोमेन्स और सिक्योरिटी जैसी सभी चीज़ें आसानी से देख सकता हूँ। यहाँ सब कुछ इंटरफेस के नज़रिए से इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि कोई भी गैर टेक्निकल व्यक्ति भी इसे बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सके। बेस 44 की कमी यह है कि फ्री प्लान में आपको कस्टमाइज़ करने की सुविधा नहीं मिलती। अब ये थोड़ा निराशाजनक हो सकता है क्योंकि मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो कोडिंग जानता है, अगर मैं बेस 44 पर जाकर चीज़ों को कस्टमाइज़ या ट्वीक करना चाहूँ तो मुझे इसके लिए पेड प्लान में अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन फ़र्क ये है कि इसे डेवलपर के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। इसका मुख्य उपयोगकर्ता वही है जिसे बिल्कुल भी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे सिर्फ एआई मॉडल का इस्तेमाल करके लगातार नए बदलावों के लिए प्रॉम्प्ट कर रहे हैं। अगर मुझे रंग बदलने होते तो मैं एआई मॉडल को प्रॉम्प्ट करता। अगर मुझे उदाहरण के लिए कोई नया पेज जोड़ना होता तो मैं एआई मॉडल को प्रॉम्प्ट करता। अगर मैं मान लूं कि मैं एक गैर डेवलपर हूं तो इस समय मेरे लिए एआई मॉडल के बाहर कुछ भी बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर मुझे करना भी पड़े तो मुझे पेड प्लान में अपग्रेड करना होगा। बेस 44 की तरफ से ये वास्तव में काफ़ी आसान है, क्योंकि अगर मैं इस ऐप को पब्लिश करना चाहता हूँ और किसी के साथ शेयर करना चाहता हूँ तो मैं एक अस्थायी डोमेन या फिर एक कस्टम डोमेन ले सकता हूँ, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं।
मैं इसे पब्लिक एक्सेस पर सेट कर सकता हूँ या लॉगिन आवश्यक बना सकता हूँ और फिर मैं इसे बस पब्लिश कर सकता हूँ और फिर इसी तरह कोई भी आकर इस ऐप को वेब पर देख सकता है, बस इतना ही। मैं इसे आगे भी प्रॉम्प्ट कर सकता हूँ, इसमें बदलाव कर सकता हूँ और इसे और बेहतर बना सकता हूँ। बेस 44 को एक ऑल इन वन सास सॉल्यूशन के रूप में डिजाइन किया गया है। बेस 44 के साथ आपको इसे प्लेटफॉर्म से बाहर ले जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए फिर से रिप्लिट पर नजर डालते हैं। तो रिप्लिट अभी भी यहाँ हमारा एप्लीकेशन बना रहा है और शायद लगभग मैं कहना चाहूंगा 10 मिनट हो गए हैं। इसने पेज कंपोनेंट्स बना दिए हैं, टास्क 1 को पूरा के रूप में मार्क कर दिया है और ये अभी भी नए फॉर्म बना रहा है, यूज इफेक्ट्स जोड़ रहा है ताकि जब प्रॉप्स बदलें तो फॉर्म रीसेट हो जाए और ये डॉक्यूमेंटेशन भी लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये इंटरफेस है और करीब 11 या 12 मिनट बीत चुके हैं और हम देख सकते हैं कि ये रियल टाइम में लिखा जा रहा है। जैसे जैसे ये लिख रहा है आप देखेंगे कि इंटरफेस बदलता जाएगा। साइड में जो ये बेसिक चीज़ें पहले काम नहीं कर रही थी, जैसा कि मैंने बताया था, अब आप देख सकते हैं कि वे अच्छी तरह काम कर रही हैं। तो ये रियल टाइम में इंटरफेस को अच्छा बना रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात, बेस 44 और रिप्लिट के बीच सबसे बड़ा अंतर इस तथ्य के अलावा कि रिप्लिट को वह इंटरफेस बनाने में काफ़ी अधिक समय लगता है, यह है कि अगर मैं अपनी ऐप को पब्लिश करना चाहता हूँ तो मुझे पेड प्लान में अपग्रेड करना पड़ेगा। आपको रिप्लाइट एजेंट के लिए हर महीने क्रेडिट्स मिलते हैं, आपको एक फ्री कॉम डोमेन $13 तक मिलता है और लाइव ऐप्स को पब्लिश और परसिस्ट करने के लिए आपको पेड प्लान में अपग्रेड करना ज़रूरी है। बेस 44 में केवल फ्री प्लान पर ही मुझे वो फ्री कॉम डोमेन मिल जाता है। चाहे वह कोई भी रैंडम डोमेन हो, मैं उसे फ्री में पब्लिश कर सकता हूँ। हर एप्लीकेशन बनाने में 20 मिनट भी नहीं लगते। तो आखिरकार जब आप रिप्लिट और बेस 44 की तुलना करते हैं तो आपको खुद से यही सवाल पूछना है, आप किस तरह का अनुभव चाहते हैं। यहाँ हमें दो अलग अनुभव मिले हैं। बेस 44 के साथ मैंने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दिया और 1 मिनट से कम में मुझे पहला वर्जन मिल गया, एक छोटा वन पेजर जो बिल्कुल वैसा था जैसा मैंने चाहा, जिसे मैं पब्लिश या एडिट कर सकता था। रिप्लाइट ने काफ़ी ज़्यादा समय लिया लेकिन यह कहीं ज़्यादा विस्तार से था। इसने सिर्फ डैशबोर्ड ही नहीं बल्कि सब्सक्रिप्शन, कैलेंडर, हिस्ट्री, कब बनाया गया, ये सब चीज़ें भी जोड़ दी। हमारे पास डे और नाइट मोड दोनों हैं। यहाँ सब्सक्रिप्शन जोड़ना थोड़ा और गहराई से किया गया है। हमारे पास कैटेगरीज, स्टेटस वगैरह भी हैं। यह काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड लगता है लेकिन इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा है और असल में इसे पब्लिश करने के लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो हम थोड़ा बीच में बढ़ गए हैं। अगर आप एक डेवलपर हैं जो चीज़ों को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आप रेपलेट प्लान पे फ्री में कर सकते हैं लेकिन आप इसे पब्लिश नहीं कर सकते। लेकिन बेस 44 वाले में आपको कोड एडिट करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं लेकिन पब्लिश करना बिल्कुल फ्री है। तो अपनी पसंद चुनें। मेरे नज़रिए से रिप्लिट इस्तेमाल करने वाला और दोनों का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति काफ़ी अलग होगा। रिप्लाइट का अनुभव काफ़ी ज़्यादा कठोर है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कोडिंग में बिल्कुल भी अनुभव नहीं है तो आपको एक ज़्यादा डिटेल्ड ऐप तो मिलेगा लेकिन उसे पब्लिश करने के लिए, अगर बैकएंड बना है तो उसमें बदलाव करने के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए ये सब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। ये आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन देगा लेकिन ये उतना यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा और इसमें आपको शुरुआत से ही सारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिलेंगी। आइए इसकी तुलना बेस 44 से करें जो काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। बेस 44 ये समझता है कि हम एक पूरी तरह से परफेक्ट इंटरफेस नहीं चाहते जिसमें हर वो फीचर भरा हो जो हम सोच सकते हैं और फिर उन फीचर्स को बनाने में 10 या 15 मिनट लग जाएं, क्योंकि यह ठीक वही बनाता है जो हम मांगते हैं। और फिर अगर हमें बाद में कुछ और चाहिए तो हम बस उसे अभी प्रॉम्प्ट कर सकते हैं और उसे फ्री में पब्लिश कर सकते हैं। अगर हमें कस्टमाइजेशन चाहिए तो हम पेड प्लान में अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन डैशबोर्ड जिसमें हमारा पूरा बैक एंड, फ्रंट एंड और वह सब कुछ शामिल है जिसकी हमें इस ऐप को शेयर करने और ऑनलाइन लाने के लिए ज़रूरत है, यहाँ है और बेहद यूज़र फ्रेंडली है। रिप्लिट जबकि ये वही कर रहा है जो हमने मांगा है, ये अभी भी चल रहा है। ये अभी भी एजेंट मेमोरी को ऑप्टिमाइज़ कर रहा है और अब लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। यह है कि रिप्लिट पर सब ट्रैकर की मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन बेस 44 की तुलना में कैसी दिखती है। हम देख सकते हैं कि सब कुछ पूरी तरह से सेंटर में नहीं है और हमारे पास यहाँ नीचे डैशबोर्ड सब्सक्रिप्शंस हैं, लेकिन चीज़ों की प्लेसमेंट के हिसाब से ये थोड़ा अजीब सा लगता है। अगर हम बेस 44 पर स्विच करें और उसकी मोबाइल वर्जन देखें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है। इसका कार्ड फॉर्मेट बदल गया है, इसकी स्थिति भी बदल गई है, इंटरफेस खुद पूरी तरह से बदल जाता है ताकि वह मोबाइल डिवाइस पर हमारी आवश्यकताओं के अनुसार फिट हो सके। ऐसा लगता है जैसे डेस्कटॉप वर्जन की सारी चीज़ें मोबाइल वर्जन पर ज़बरदस्ती फिट की जा रही हैं और ये हमें चीज़ें पब्लिश करने की भी अनुमति नहीं देता। और ऐसा लगता है कि रिप्लिट आखिरकार तैयार हो गया है तो अब मैं इन दोनों की सही तुलना कर सकता हूँ। मेरा मतलब है आप खुद ही देख लीजिए। ये है वह इंटरफेस जो हमें रिप्लेट से मिला है, जिसे बनाने में 15 मिनट लगे, शायद उससे भी ज़्यादा। इस पर निर्भर करता है कि मैं कितनी देर से बात कर रहा हूँ। हमारे पास 4 पेज हैं, एक डैशबोर्ड, सब्सक्रिप्शंस, कैलेंडर और हिस्ट्री।
इनमें से कई चीज़ें मैंने मांगी नहीं थी, लेकिन फिर भी इसने इन्हें बना दिया और इसमें काफ़ी ज़्यादा समय भी लगा। इसने इसे डार्क मोड और लाइट मोड दोनों में डाल दिया। हाँ, ये ठीक ठाक ही दिखता है। हम चीज़ों को रोक सकते हैं और उनके स्टेटस को उसी अनुसार अपडेट कर सकते हैं। सॉर्टिंग की बात करें, अगर मैं रिन्यूअल्स पे जाऊँ तो मैं सच में ठीक है, अगर मैं सब्सक्रिप्शंस पे जाऊँ और एडिट करूँ तो मैं उन्हें तुरंत एडिट कर सकता हूँ। अगर मैं सब्सक्रिप्शंस को रोक दूँ तो कहाँ ठीक है, मैं यहाँ देख सकता हूँ कि यह रुका हुआ है और फिर अनपॉज्ड है। कैलेंडर मुझे सच में सब्सक्रिप्शंस नहीं दिखाता। मुझे लगता है कि ये वही बोल्ड वाले हैं। हाँ, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि यहाँ कैलेंडर फीचर कैसे काम कर रहा है, क्योंकि इसमें लिखा है कि इस महीने कुछ भी ड्यू नहीं है। ठीक है, मेरी राय में ये सबसे अच्छा नहीं है। ईमानदारी से कहूँ तो जितना समय लगा उसके हिसाब से यह नतीजा थोड़ा निराशाजनक है, और अगर मैं इसे पब्लिश भी नहीं कर सकता तो हाँ, यह अच्छा नहीं है। बेस 44 के मामले में मैं इसमें कम फीचर्स होने को लेकर काफ़ी नरम हूँ। इसमें कैलेंडर नहीं है, इसमें इतना जटिल संपादन भी नहीं है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये लगभग आपका एडिट सब्सक्रिप्शन है, सारी चीज़ें यही हैं। लेकिन इसमें 15 मिनट भी नहीं लगे, इसे करने में सिर्फ 1.5 मिनट लगा, तो मैं इस पर काफ़ी नरम हूँ। और अगर मैं वाकई में वे नए फीचर रिक्वेस्ट करना चाहूँ तो मुझे यकीन है कि यहाँ कुछ और प्रॉम्प्ट्स देने पर ही यह लाइव वर्जन बन जाएगा। और अगर मैं इसे लाइव करना चाहता हूँ तो मुझे बस पब्लिश पे क्लिक करना है और ऐप को पब्लिश करना है और कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। मुझे इसके लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपको लगता है कि मैं इन ऐप्स का सिर्फ एक प्रॉम्प्ट के आधार पर मूल्यांकन कर रहा हूं तो यह थोड़ा अनुचित है, तो मैं यह कहूंगा, ज़्यादातर यूजर्स जब किसी एप्लीकेशन पर आते हैं तो वे उसे एक ही प्रॉम्प्ट देंगे और उसी के आधार पर उसका मूल्यांकन करेंगे। और अभी अभी मैंने बेस 44 और रिप्लिट दोनों के साथ जो अनुभव किया उसके आधार पर मुझे रिप्लिट पर जो मिला उसके लिए 15 मिनट इंतजार करना पड़ा, जबकि यहाँ जो मिला उसके लिए मुझे 1 मिनट से भी कम इंतजार करना पड़ा। तो ज़्यादातर मामलों में मैं बेस 44 के पक्ष में झुक रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने ठीक वही काम जो मैंने मांगा था 1 मिनट से भी कम समय में कर दिया, और मुझे इससे जुड़ी हर चीज़ जैसे ओवरव्यू, डेटा, डोमेन्स आदि आसानी से देखने की सुविधा देता है। ये बहुत बहुत ज़्यादा शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इसे मुफ्त में प्रकाशित भी कर सकता हूँ। रिप्लिट पर इसे प्रकाशित करना, जबकि मैं पेड प्लान पर हूँ, ऐसा लगता है जैसे मैं सच में कुछ होस्ट ही नहीं कर पाऊंगा। मैं खुद को पूरी तरह से एक ऐप बनाकर उसे रिप्लिट पर होस्ट करते हुए नहीं देख सकता, पर बेस 44 के साथ ये काफ़ी आसान और यूज़र फ्रेंडली लगता है। यहाँ एकमात्र कमी ये है कि कोड बदलने के लिए मुझे पेड प्लान लेना होगा, लेकिन चूंकि इसे बनाते समय कोई एरर नहीं आई तो मैं इसे बस प्रॉम्प्ट करता रहूँगा और शायद सब कुछ बिल्कुल ठीक रहेगा। एक बार में एक फीचर प्रॉम्प्ट करने पर मुझे यकीन है बेस 44 इसे संभाल लेगा, और मैं रिप्लिट में नए फीचर के लिए लंबा इंतज़ार नहीं करना चाहता। मेरे हिसाब से यहाँ बेस 44 बेहतर है, लेकिन अगर आप नई चीज़ें सीखने और बिना ऑनलाइन डाले कोडिंग प्रयोग करना चाहते हैं तो रिप्लिट एक शानदार विकल्प है। इसमें कई इनबिल्ट फीचर्स और कोड पहले से मौजूद हैं। ये एक संतुलित सिस्टम है पर काफ़ी तकनीकी है, जहां आप कोड एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चीज़ों के साथ प्रयोग करना पसंद करते हैं तो रिप्लिट आपके लिए बेस्ट है, पर उन लोगों के लिए जो बस एआई प्रॉम्प्ट टूल चाहते हैं बेस 44 बेहतर है। तो सही विकल्प क्या है? क्या एक प्रॉम्प्ट पर उन्हें जज करना बहुत सख्त था? याद रखिए, ज़्यादातर यूजर्स भी इन्हें इसी आधार पर जज करने वाले हैं, तो हम बस खुद को उन्हीं यूजर्स की जगह रख रहे हैं। खैर, आज हमने जो कुछ भी यहाँ देखा है उसके आधार पर मुझे लगता है कि बेस 44 शायद उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जिनके पास कोई कोडिंग अनुभव नहीं है और जो बस प्रॉम्प्ट के जरिए पूरी ऐप बनवाना चाहते हैं। रेपलिट पर कोड के साथ प्रयोग करना मज़ेदार है, लेकिन पब्लिश करने के लिए पैसे देना इसे शेयर करने का मकसद ख़त्म कर देता है। अपने विचार बताएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखने के लिए धन्यवाद। मैं जोश माउंटेन हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं।